अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। फैज़ी लेक्चर में खुशामदीद। फैज़ी लेक्चर इज़ माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ फैज़ी, आई एम मेडिकल सेकेंड ईयर स्टूडेंट। यहाँ पर मैं आपको बड़ी बेसिक चीज़, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ समझाने वाला हूँ। हम पीछे से पढ़ते आ रहे हैं रेस्पिरेशन, ठीक है। उसके हमने सारे स्टेप्स पढ़ दिए। रेस्पिरेशन का पाथवे पढ़ा हमने, फिर हमने उसके बाद पढ़ा जी उसको कंट्रोल कैसे किया जाता है, फिर उसके हम वॉल्यूम पढ़ चुके। अगर आपने इससे पहले वीडियो नहीं देखी तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि पहले वो वीडियो जाकर देखें, तभी आगे आपको यहाँ पर समझ आएगी। अगर आपने वो वीडियो ज़रूर देखिएगा। यहाँ पर हम पिछले वीडियो में ट्रांसपोर्ट ऑफ गैस कर चुके, ठीक है। ट्रांसपोर्ट ऑफ गैस, और उसमें ऑक्सीजन कर चुके। जो पहला पोर्शन था उसके दो टाइप्स थे, एक है ऑक्सी हीमोग्लोबिन और दूसरा है प्लाज्मा। प्लाज्मा 3%, 5%, ठीक है। 97 होगा तो बाकी 3 बचेगा ना, जब 95 होगा तो 5 बचेगा। तो इस सिलसिले में हमने वीडियो कर चुके हैं। अब जो है सबसे बेसिक और सबसे थोड़ा कॉन्सेप्चुअल वो आता है जी कार्बन डाइऑक्साइड। देखो बॉडी फंक्शन करती है, बॉडी में ब्रेक डाउन होती है, जो कि मैं पहले पढ़ चुका हूँ पहले लेक्चर में, और उससे फूड में एनर्जी हासिल करते हैं। फूड से हम ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से, तो एनर्जी के साथ साथ वहाँ कार्बन डाइऑक्साइड भी रिलीज़ होती है, जो कि बॉडी के लिए अगर अंदर रह जाए तो वो हार्मफुल होता है, उसको बाहर निकालना है, वरना वो एसिडिटी काज करता है अंदर और एसिडोसिस हो जाता है अंदर। तो उस एसिडोसिस से बचने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना है। तो उसके लिए प्रोसीजर है रेस्पिरेशन में। 3 तरीक़ों से कार्बन डाइऑक्साइड को टिश्यू से बाहर निकाला जा सकता है। यू गॉट माई पॉइंट। नंबर 1 बायोकार्बोनेट, बड़ी इम्पॉर्टेंट, बड़ी कॉन्सेप्चुअल, जो कि यहाँ बाज़ बच्चे मतलब आधी आधी सीख कर फिर आगे जाते हैं, तो फिर हमेशा इस टॉपिक को देखकर बोर हो जाते हैं। जब एक बार एक चीज़ को 100% सीख लो ना, जब नेक्स्ट क्लास में आता है या नेक्स्ट लेक्चर में आता है तो बंदा देखकर बंदा खुश हो जाता है, बंदे की नींद उड़ जाती है। वरना जो टॉपिक बोर हो तो बंदे को नींद आने लगती है क्लास में। लेकिन जो टॉपिक बंदा कहता है यार ये मैंने पहले किया है और टीचर अब पढ़ा रहा है, तो मज़ा आता है कसम से। तो बायोकार्बोनेट यहाँ पर आपने ज़रूर कॉन्सेप्ट सीखना है, ठीक है। दूसरा ये बेसिक तरीका है जिसको हम लंबी चौड़ी तकरीर इस पर करना है हमने। अब दूसरी मेथड जो है सबसे इजी है, कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन। देखो हेमोग्लोबिन के साथ जब कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाए, और ये इतना डिफ़िकल्ट तरीका नहीं है, अगर आप बुक से सिर्फ जस्ट रीड कर लें अपने बुक से तो आपको समझ आ जाएगी। कोई इसमें लॉजिक रॉकेट साइंस नहीं है। 23% मस्ट याद करना है, 70% 70% मस्ट याद करना है, 7% मस्ट, ये परसेंटेज पूछी जाती है तभी मैं कह रहा हूँ। और फिर इसमें जो शॉर्ट क्वेश्चन आता है वो इस पर आता है, ठीक है। इस पर भी आ जाता है लेकिन बहुत कम आता है, क्योंकि ये तो सिंपल बात है, हर कोई कर लेगा, लेकिन आता है तो इस पे आता है। और इसको मैं आप समझा रहा हूँ कि इसकी क्या अहमियत है। बड़ी गौर से हैंड फ्री लगाकर सुनिएगा, बड़े टिका के सुनिएगा। तो इसको एक्सप्लेन करने की इतनी ज़रूरत नहीं है, बड़ी सिंपल है। कार्बन जो है कार्बन डाइऑक्साइड हीमोग्लोबिन के साथ मिलकर टिश्यू से लंग में आता है और लंग से बाहर जाता है। प्लाज्मा के थ्रू आता है लंग में और लंग से निकल जाता है, ठीक है। प्लाज्मा के थ्रू लंग में किधर आएगा, वो तो जाएगा ना यूरिन में फिर। तो वो एक अलग कंसेप्ट है, मतलब जैसा आप सुन ले कि प्लाज्मा के थ्रू। तो अब आ जाओ जी एज बायोकार्बोनेट, कैसे बायोकार्बोनेट के थ्रू जाता है। तो देखो ये बायोकार्बोनेट नाम इसलिए रखा है क्योंकि प्रोसीजर के बीच में एक जगह पर बायोकार्बोनेट बनता है, उस वजह से इस पूरे प्रोसेस को नाम दिया है बायोकार्बोनेट, ठीक है। आप समझ रहे हो। अच्छा, पहला स्टेप इसमें क्या होता है, 7% 70%, ये तो कन्फर्म है, ये तो आपको आना चाहिए। देखो बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड बना, बोलो बना, वाटर मौजूद था, टिश्यू में था, दोनों कंबाइन हो गए टिश्यू में। उन्होंने क्या बनाया, किस एंजाइम की मौजूदगी में, कार्बोनिक एनहाइड्रेस, और उन्होंने बनाया कार्बोनिक एसिड। यहाँ पर अगर आपको ये मैंने थोड़ा क्लोज लिखा है, ये है H2CO3, थोड़ा क्लोज लिखा है तो इसलिए अगर आप समझ नहीं आए, H2CO3 इसको बोलते हैं कार्बोनिक एसिड, कार्बोनिक एसिड, सही है। इसको बोलते हैं एसिड। क्यों बोलते हैं कि अगर पानी में मिलाओ तो हाइड्रोजन देगा, इसके पास ज़्यादा है, दे रहा है फिर, तो ये कार्बोनिक एसिड है। समझ रहे हो बात को।
तो ये कार्बनिक एसिड बना। अब ये जो है ना, इसमें एक मसला है कार्बनिक एसिड में कि ये टिकता नहीं है, ये स्टेबल एलिमेंट है ही नहीं। याद रखो, इसको गौर से देखो, अनस्टेबल एलिमेंट, ये स्टेबल एलिमेंट नहीं, इसने ब्रेक डाउन होनी है, इसमें ये मसला होता है। आगे डायग्राम से फिर समझा रहा हूँ, इधर एक ओवरव्यू कर दो। फिर यहाँ पर जब इसकी ब्रेक डाउन होती है तो देखो, इससे मैंने बोला था ये इसमें ये टिकता नहीं, तो इससे एक हाइड्रोजन निकला प्लस चार्ज के साथ, और पीछे ये क्या बना, बाइकार्बोनेट। सही है। तो इसकी वजह से इस पूरे प्रोसेस को बाइकार्बोनेट का नाम दिया है, समझ रहे हो। तो अब ये हाइड्रोजन निकला और ये निकला, दोनों अलग हो गए। और ये असल में अलग इसलिए होते हैं क्योंकि ब्लड में ये एसिडिक होते हैं ना, ब्लड में बफर सिस्टम है, वो एसिड को बेस और बेस को एसिड करने में हेल्प करता है। बफर का क्या मतलब है, बफर एसिडिटी को मेंटेन करता है। किसी भी चीज़ की पीएच को मेंटेन करने के लिए उसमें प्रोसेस होता है बॉडी में, उसको बोलते हैं बफर सिस्टम। तो ये बफर सिस्टम की वजह से ये सारी हरकतें हो रही हैं उल्टी सीधी। नहीं तो कार्बन डाइऑक्साइड सीधा उठ के बाहर जाना था, सीधा नहीं जा रहा क्योंकि ये मसले क्रिएट कर रहा है। तो क्या कह रहा था मैं, बाइकार्बोनेट है, ब्रेक डाउन हो रही है, हाइड्रोजन अलग हुआ, बाइकार्बोनेट अलग हुआ। सवाल पैदा होता है जहन में कि ये हाइड्रोजन किधर गया। हाइड्रोजन देखो, ये सारा प्रोसेस किधर हो रहा है, पहले बात सुनो। ये हो रहा है टिश्यू में, और टिश्यू में हमने पहले ऊपर पढ़ा, किधर पढ़ा, हमने यहाँ पर पढ़ा कि टिश्यू में लंग से ऑक्सीजन चला गया हाइड्रोक्सी हीमोग्लोबिन के ज़रिए, हाइड्रोक्सी हीमोग्लोबिन। तो ये वहाँ पहुँचा, और वहाँ पहुँचा तो वहाँ इधर रेडी था ये वाला, आगे से बाइकार्बोनेट हाइड्रोजन निकला, तो ये उसने अटैक किया इस पर। ये क्या है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन है ना, जो कि लंग से गया टिश्यू में। ऊपर मैंने पढ़ा कि लंग से टिश्यू में ऑक्सी हीमोग्लोबिन गया, तो वहाँ पर अभी ये पड़ा है, इधर अंदर उस पर हाइड्रोजन ने अटैक किया। बात को कंफ्यूज तो नहीं हो रही तुमसे, हाइड्रोजन ने अटैक किया तो उसने ऑक्सीजन को अलग किया और ख़ुद जाके हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड कर दी। ठीक है, मज़ीद मैं आपको डायग्राम से समझा रहा हूँ। ये डायग्राम है, बड़े गौर से देखो। ये टिश्यू है, टिश्यू यहाँ, और यहाँ से ये आर्टरी है, मैंने ये कैपिलरी है, इतना बड़ा करके इसको लिखा है समझाने के लिए, वरना कैपिलरी ये तो पाइप से भी बड़ा है। तो ये जो कैपिलरी है उसके अंदर रेड ब्लड सेल है, खून दौड़ रही है, खून दौड़ रही है तो काफ़ी सेल है, मैंने उसमें से एक सेल को आपके सामने रखा है, आरबीसी, सिर्फ एक को। सही है। प्रोसेस क्या हो रहा है, प्रोसेस ये हो रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड अंदर टिश्यू में बना, कार्बन डाइऑक्साइड गया जी टिश्यू से निकला प्लाज्मा में, ये प्लाज्मा है, प्लाज्मा से गया आरबीसी में, जो कि डाकिया है, पोस्टमैन है, जो यहाँ से इसको उठा के लेके जाएगा। वहाँ जाके पानी से मिला, H2O से मिला, जो कि मैंने आपको बता दिया। क्या बना दिया इसने, खुद बताओ, जहन में सोचो। कार्बनिक एसिड, यस यस यस, हाँ बना, अब तुम्हें समझ आ गई। कार्बनिक एसिड से क्या बना, मैंने बोला था ये अनस्टेबल है, इसकी ब्रेक डाउन होनी है। एक हाइड्रोजन गया, अलग हो गया, नहीं करनी मैंने तेरे साथ, सही है। तो अलग हो गया तो क्या हुआ, ये नेगेटिव चार्ज है ना, तो ये नेगेटिव चार्ज वाली चीज़ें अंदर रहेगी, तो फिर एसिडिटी मेंटेन कैसे होगी, ये तो एसिडिक है। अब इसको यहाँ से प्लाज्मा में शिफ्ट कर दिया, याद रखो प्लाज्मा में गया, और प्लाज्मा से इसके बदले क्लोराइड गया, ये आया तो वो गया, शिफ्टिंग हो गई, शिफ्टिंग क्लोराइड के साथ। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं क्लोराइड शिफ्टिंग, क्लोराइड शिफ्टिंग। स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया। अब देखो क्लोराइड शिफ्टिंग किसको बोलती है, क्लोराइड शिफ्टिंग का अगर तुमसे कोई पूछे तो उसको बोलना कि हमारे टिश्यूज़ में जब कार्बन डाइऑक्साइड से बाइकार्बोनेट बनता है, बाइकार्बोनेट रिप्लेस हो जाता है क्लोराइड के साथ।
इसको, इस शिफ्टमेंट को बोलते हैं क्लोराइड शिफ्ट। और ये क्यों होता है? ताकि एसिडिटी इसका मेंटेन रहे और ये नेगेटिव चार्ज कोई साइड इफ़ेक्ट ना कर जाए, ठीक है, मतलब कोई ख़राबी ना पैदा कर ले। यहाँ पर हाइड्रोजन जो था वो फारिग हुआ था तो वो आके हेमोग्लोबिन के साथ मिला था, ये प्रोसेस हो गया यहाँ पर। अब यहाँ पर ये इसी फॉर्म में क्लोराइड प्लाज्मा में, और ये क्लोराइड अंदर और ये बाइकार्बोनेट प्लाज्मा में, हेमोग्लोबिन हाइड्रोजन के साथ, ये सारा टिश्यूज़ में ये आ गया जी, स्टार्ट हो गया, चला गया वीन के ज़रिए हार्ट तक गया, हार्ट से लाकर वापस गया जी हमारे फेफड़ों में, लंग्स में सारा प्रोसेस उल्टा हुआ। देखो ये कार्बन डाइऑक्साइड ने खारिज होना है, असल में क्या है, असल में इस चीज़ ने निकलना है। तो इस चीज़ ने, ये डायरेक्ट ट्रेवल नहीं कर सकता क्योंकि ये एसिडिक नेचर है और ये अगर रास्ते में ख़राबी करता है, तो इसलिए इससे ये बनाया, इससे ये बनाया, इसको ब्रेक डाउन किया, इससे ये बनाया, सिर्फ इसके असर को ख़त्म करने के लिए ये सारा प्रोसेस हुआ। आप समझ रहे हो? ये सारी चीज़ें इससे बनी है, ये इसलिए क्योंकि इसकी शक्ल को चेंज करें ताकि इसकी वो असर ख़त्म हो जाए। जब लंग में जाएंगे तो लंग से दोबारा ये प्रोसेस रिवर्स होगा और दोबारा इससे कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा और सीधा निकलेगा बाहर। सही है, ये डायरेक्ट नहीं जा सकता, ये जाता लंग में है। लंग में किधर जाता है? ये अलवेलाई, देखो आशना सा लगता है ना ये लफ्ज़, ये किधर होता है? लंग में। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से स्ट्रेट भी आ सकता है, अलवेलाई में नहीं आता है। क्यों नहीं आता? क्योंकि डायरेक्ट आने में इसके ये मसले खड़े करता है। तो इसको ब्रेक डाउन, इसकी तोड़ फोड़, इसकी जो जिस तरह, चलो छोड़ो फिर लंबा हो जाएगा, ऐसे एग्जांपल नहीं देना। तो ये यहाँ तक आएगा। अब देखो जब लंग तक पहुँच गया